हेलो एंड वेलकम टू ऑल सभी गाइस। हाउ आर यू? कैसे हैं? सबका दिव्य संकल्प चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सबका यूट्यूब चैनल दिव्य संकल्प आपका स्वागत करता है। और कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद करता हूं कि जो पिछले वीडियोस हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपने बहुत अच्छा उनका सब्सक्राइब भी किया होगा और अच्छे से वीडियो को देखें। और हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था सेल डिवीज़न, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में ऑलरेडी आई डिस्कस यू कि सेल डिवीज़न जो था वो दो प्रकार का है। बेसिकली हमने माइटोसिस और मियोसिस, और ए माइटोसिस के बारे में एक आपको आइडिया भी दिया था। माइटोसिस और मियोसिस के बारे में अगर आपको फिर से एक छोटा सा रिकैप देते हैं, माइटोसिस जिसको हम समसूत्री विभाजन कहते हैं और मियोसिस जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। माइटोसिस टेक्स प्लेस इन ऑल बॉडी सेल्स, पूरी बॉडी के अंदर मिलेगा आपको, जबकि मियोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जनन अंग यानी कि सेक्स ऑर्गन्स के अंदर होने वाली क्रिया है। माइटोसिस इट इज एडिटिव काइंड ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि इसके अंदर जो सेल्स लगातार मल्टीप्लाई होती हैं और हमारी बॉडी में एड अप होती हैं, और दैट इज अ रीजन द ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी को मेक बनाती हैं, राइट। तो यानी द लाइफ बिगिंस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि ऑल द लाइफ बिगिंस फ्रॉम अ सिंगल सेल, राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सेल? देन आंसर गोज टू द जाइगोट, जिसको हम युग्मज कहते हैं। यानी कि सभी जीवों का जीवन जो है एक कोशिका से आरंभ होता है और उस कोशिका को हम क्या कहते हैं? युग्मज यानी जाइगोट। दिस सेल इज अ यूनिसेलुलर इन नेचर, ये यूनिसेलुलर नेचर है, एक कोशिकी होती है। लेकिन लेटर ऑन यही कोशिका जब डेवलप होने लग जाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जाती है, फीटस के साथ जो इसका डेवलपमेंट होता है, तो उस दौरान ये एक से अनेक कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगी एंड इट बिकम्स अ यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर हो जाएगी। तो एक कोशिका से बहुकोशिकीय हो जाती है, और वह होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। माइटोटिक सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर। इसी के कारण ही एक छोटा सा जाइगोट, सिंगल यूनिसेलुलर, और इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, वी नो दैट इज अ इंपॉर्टेंट फीचर। और ये मैंने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो जाइगोट होता है ये एक कोश की कोशिका है, ठीक है, यूनिसेलुलर इन नेचर। लेकिन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, यानी 46 होते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द जाइगोट? तो जाइगोट इज डिप्लॉयड सेल, राइट, बट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इट्स अ यूनिसेलुलर यानी एक कोश की होती है। और यही एक कोश की कोशिका बाद में लगातार डिवाइड होती है। इट अंडरगोज अ माइटोटिक और इक्वेशनल डिवीजन, जिसको हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। और उसके बाद ये कोशिका कन्वर्ट हो जाएगी इनटू मल्टीसेलुलरिटी की ओर, बहुकोशिकीय हो जाएगा। और यही बहुकोशिकीय होते होते धीरे धीरे फॉर्मेशन होगा एक बेबी का, और दैट इज अ कंप्लीट इंडिविजुअल, राइट। और कंप्लीट इंडिविजुअल यानी बिफोर बर्थ भी ये प्रोसेस हो रहा है एंड आफ्टर द बर्थ, यानी जीवन काल के अंदर लगातार हमारे शरीर के अंदर जो होने वाली क्रिया होती है, जो कोशिका विभाजन होता है, वह कौन सा होगा? वो होगा हमारा माइटोसिस, राइट। तो माइटोसिस प्रोसेस इज अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस होल लाइफ, तो हमारे पूरे जीवन के लिए होता है, ठीक है। जन्म से पहले भी है, जन्म के बाद भी है। और इसका जो सिग्निफिकेंस की बात करें, आपको मालूम है इसका जो सिग्निफिकेंस होता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। हमारे पूरे शरीर का जो विकास है, पूरी जो क्रिया होता है, उसके लिए ये क्रियाएं होनी अनिवार्य है, ठीक है। और ये इसकी कारण आपने देखा होगा जो चोट अगर आती है तो वुंड हीलिंग, तो बहुत बार क्वेश्चन भी आया है कि वुंड हीलिंग के दौरान विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वुंड हीलिंग? तो आंसर गोज टू द कौन सा? माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। इसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर होते हैं, संतति कोशिका यानी कि डॉटर सेल्स आल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उतने ही उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर मिलेंगे। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आपको इसमें माइंड में रखनी है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, माइटोसिस के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसका जो व्हाट इज अ रोल इन द वी कैन से दैट, इसका क्या कार्य होता है पूरे जीवन के अंदर, ठीक। तो ये आपको माइंड में रखना है। आपको बताया था कि जो माइटोसिस प्रोसेस होता है ये इट टेक्स प्लेस इन 4 सब स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। 4 अवस्थाएं इसकी मिलती हैं कोशिका विभाजन के अंदर। और आपको बताया था कि कोशिका विभाजन में जो हमारा सेल साइकिल है, आई टोल्ड इन द प्रीवियस टॉपिक, हमने डिस्कस किया था कि जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल जो है तकरीबन 24 घंटे का रहता है, जिसके अंदर इंटरफेज में सबसे लंबी होती है, और इंटरफेज जो तकरीबन 23 घंटे का अप्रॉक्स समय लेता है, विच इंक्लूड्स G1, S एंड G2 फेज का रहता है, और अप्रॉक्स 1 घंटे के आसपास का जो समय लगता है वो माइटोसिस के अंदर लगता है। तो इस ये जो कोशिका हमारी लगातार इज वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली
क्रिया होती है। ठीक है, सो दिस इज अ कंसेप्ट जिसको आपने बहुत ही ज़्यादा माइंड में रखना है और ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके साथ एक चीज़ और हम समझेंगे, हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि माइटोसिस के अंदर हमने जो स्टेजेस की बात की थी, प्रोफेज और मेटाफेज। मेटाफेज के ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया है। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर के अंदर, इक्वेटोरियल जो प्लेट होती है उसके ऊपर अरेंज हो जाते हैं और साथ ही में जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, वो उनको अरेंज करेंगे। तो एक बार हम इसको डायग्रामेटिक वे में समझेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो डायग्रामेटिक वे में समझेंगे। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिक वे में देखें, नाउ वी सी माइटोसिस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी है। माइटोसिस जिसको हमने समसूत्री विभाजन भी बोला, और समसूत्री विभाजन को अगर हम डायग्राम से समझें, समसूत्री विभाजन को अगर हम डायग्राम से समझें तो सबसे पहले आप देखें, दिस इज अ इंटरफेस जिसको हमने अंतरावस्था का नाम दिया है, अंतरावस्था। और आई टोल्ड यू जो अंतरावस्था होती है, अंतरावस्था जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर जो सेल है वो एक विराम अवस्था में रहती है, दैट इज इन द रेस्टिंग फेज, बट नॉट इन द ट्रू इन द रेस्टिंग फेज। पूरी रेस्टिंग फेज नहीं है। इस स्टेज के अंदर होता क्या है कि सेल जो है अपने को रेडी करती है फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए। यानी एक कोशिका विभाजन के बाद इंटरफेस आता है और उस इंटरफेस के बाद आपका फिर से सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। यानी इंटरफेस इज अब इन बिटवीन द टू सेल डिवीजन देयर इज अ इंटरफेस स्टेज, और इन द इंटरफेस स्टेज द सेल स्टार्ट्स इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन, उसके लिए अपने रेडी करती है। जैसे आपको ने देखा होगा कि आपके एग्जाम के बाद एक जो समय पीरियड मिलता है जिसमें आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए, है ना, अगर प्री क्लियर कर ली फिर आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, एक अंतराल मिल जाता है आपको। तो वही सिस्टम यहां पर है। यहां पे कोशिका अपने को रेडी करती है अगले कोशिका विभाजन के लिए। और ये बताया था आपको जो इंटरफेस स्टेज होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ आपके पास G1, S एंड G2 फेज। ये तीन अवस्थाओं के अंदर आपको मिलता है, जिसके अंदर जो आपका डीएनए का, मेनली डीएनए मटेरियल का ये सिंथेसिस है, डीएनए मटेरियल की सिंथेसिस होती है, या डुप्लीकेशन ऑफ द मटेरियल, वी कैन से दैट डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, या हम इसको कह सकते हैं सेल मटेरियल या साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, इनका डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये एक फेज है जिसके अंदर सेल अपने को रेडी करती है। और आप देखें इंटरफेस स्टेज के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है आपको मटेरियल, तो सेल मेम्ब्रेन आपके सामने है, सेंट्रोसोम आप सब जानते हैं, सेंट्रोसोम जिसको हम तारकाय भी कहते हैं हिंदी में, तारकाय, राइट। और तारकाय के अंदर ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वन तारकाय या वन सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल्स। तो इसके अंदर दो जो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं। अब ये सेंट्रोसोम के साथ अब यहां पर एक और चीज देखिए, दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस जिसको हम केंद्रिक कहा जाता है, जो आपको सेल डिवीजन हमने जो बताया था, सेल के बारे में जो डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था आपको। तो वन जो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल स्फेरिकल राउंड बॉडी विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड द डिस्कवर्ड बाय द फोंटीन। आपको ये भी हमने बताया था कि न्यूक्लियस का जो आइडिया था वो फोंटीन नाम के व्यक्ति ने दिया है। उसके बाद दिस इज अ केमिकल मटेरियल विच को साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहा जाता है इसको, दिस इज कॉल्ड कोशिका द्रव्य। एंड नाउ देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड जाएगी जहां हम जो कह सकते हैं क्रोमेटिन मटेरियल है ये। तो क्रोमेटिन मटेरियल इस पे मिलेगा आपको, राइट। एंड दिस क्रोमेटिन मटेरियल इट इज इन द थिन फाइबर्स। तो क्रोमेटिन मटेरियल आपको इस स्टेज पे मिलेगा। और दिस इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको केंद्रक आवरण भी कहा जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, राइट।
तो इसमें सेल जो अपने को रेडी कर रही है सेल डिवीजन के लिए, और उसके बाद आपका शुरू हो जाता है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। आइए अगर हम बात करें प्रोफेज की, प्रोफेज जो है इसको अग्रावस्था के नाम से भी जानते हैं हम। अग्रावस्था, इसमें जो सेल होती है, सेल के अंदर सबसे पहले जो ये देखिए इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कोश केंद्रक आवरण, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज अ कंप्लीट फॉर्म, ये हमारे पास पूरा कंप्लीट है ये, राइट। लेकिन यहां पर आप देखिए टूट रहा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टूटनी शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसइंटीग्रेट होगी, ब्रेकअप होगी। पहले तो आपको ये देखना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, कटनी शुरू हो जाएगी, टूटनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो आपका जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, तो सेंट्रोसोम जो है वहां से जो आपका जो मटेरियल है सेंट्रियोल्स, वो मूव करेगा फ्रॉम और नेक्स्ट पोल, यानी कि आप देखिए एक पोल इसका ये है और ये दूसरे पोल की ओर इनका मूवमेंट हो रहा है। तो वन ऑफ द सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोल, यानी एक सेंट्रियोल जो है वो ऊपर रहेगा और दूसरा सेंट्रियोल नेक्स्ट पोल की ओर मूव करना शुरू करेगा। फिर से आपको इस चीज को देखना है। एंड प्लस दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स, जिसको हम तरकु तंतु भी कहते हैं। तो तरकु तंतु के नाम से इनको जाना जाता है। तो तरकु तंतु स्पिंडल फाइबर्स ये ओरिजिनेट होंगे, ठीक है, इनका मतलब स्टार्ट होगा, फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाएगी। प्लस अब आप देखें जो क्रोमोसोम है, जो हमने पहले देखा क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल जो था, अब ये किससे बदल जाएगा, ये पूरी तरह से क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए दिस इज अ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम को अगर हम स्ट्रक्चर के रूप में समझें, जो कि जेनेटिक्स में आप देखेंगे, ये क्रोमोसोम मटेरियल है। ये क्रोमोसोम के अंदर दीज क्रोमोसोम आर्म्स अटैच विद ईच अदर बाय द मीन्स ऑफ स्मॉल वी कहते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो द टू आर्म्स ऑफ अ क्रोमोसोम्स अटैच विद ईच अदर थ्रू अ स्मॉल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विच इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। इसको हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। अब सेंट्रोमियर, ये दोनों आर्म्स अटैच हैं और दीज आर्म्स आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमोटिड। इनको हम सिस्टर क्रोमोटिड्स का नाम देते हैं। सिस्टर इसलिए क्योंकि एक ही क्रोमोसोम्स के पार्ट हैं। एक ही क्रोमोसोम के पार्ट होने के कारण हम इसको सिस्टर क्रोमोटिड्स का नाम भी देते हैं। तो आप देखें यहां पर ये डिप्लॉयड सेल है, क्योंकि आपको मालूम है जो माइटोसिस टेक्स प्लेस इन होल बॉडी सेल टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल। इट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक का मतलब कायिक कोशिका, और ये जो कायिक कोशिका होती हैं, इट प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। इट प्रेजेंट इन ऑल ओवर बॉडी, ठीक है, एक्सेप्ट सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन को छोड़ करके ये पूरे शरीर में पाई जाती हैं। और सेक्स ऑर्गन का मतलब है जो टेस्टिस एंड ओवरीज होती हैं, उनके छोड़ करके शरीर के सभी अंगों के अंदर आपको सोमैटिक सेल्स मिलती है। और सोमैटिक सेल्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड। डू रिमेंबर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया है बहुत बार, कि हमारी जो कायिक कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। सो यू शुड बी रिमेंबर कि इसके अंदर 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र मिलेंगे, जिसको हम डिप्लॉयड कहते हैं। अगर एक जोड़ा मिलता है यानी कि 23 क्रोमोसोम मिलते हैं, देन इट्स कॉल्ड हैप्लॉइड, यानी एक गुणी कोशिका। और एक गुणी कोशिकाएं जो होती हैं, इट इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द सेक्स ऑर्गन, दैट मींस टेस्टिस एंड ओवरीज के अंदर मिलेगी, जो हम स्पर्म सेल्स एंड ओवम के नाम से जानते हैं। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड। जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस लेवल के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और अक्सर हम यहाँ पर अपने मार्क्स लूज कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को यह आइडिया ही नहीं होता कि हमारी कोशिकाएं कौन सी है, सोमैटिक है या जनन कोशिकाएं हैं। तो जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा 23 होती है, यानी मानव की हम बात करें। और क्योंकि इतने सारे जीव जंतु हैं, सबके अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो अलग अलग होती है,
ठीक है। तो इसलिए हम क्यों, और क्योंकि सिर्फ मानव के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए हम उसको लेके ही चल रहे हैं आपके साथ। तो जरा ध्यान से चीजों को समझे। अब आप देखो यहां पर हुआ, अब ये न्यूक्लियस भी जो है, अब यहां पे जो पहले न्यूक्लियस था वो गायब हो जाएगा। तो न्यूक्लियस जो है यहां पर डीजनरेट हो जाएगा प्रोफेज स्टेज के अंदर। और दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आप क्या देखी, एक तो आपका सेंट्रोसोम जो है वो ब्रेकअप होगा दो सेंट्रियोल्स के अंदर, और सेंट्रियोल्स स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। सेकेंडली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसइंटीग्रेट। थर्ड, जो क्रोमेटिन मटेरियल था इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम में बदल जाएगा, राइट। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं, गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं, इसके दो बाजू होते हैं जिनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स का भी नाम देते हैं। और द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर। दैट दो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जो अटैच होते हैं उसको हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं, राइट। उसके बाद प्रोफेज के बाद नेक्स्ट फेज जो आएगी वो है मेटाफेज की। और मेटाफेज जिसको मध्यावस्था का भी नाम हम दे सकते हैं, मध्यावस्था। तो गाइस मध्यावस्था में ये मेटाफेज जो है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं दे अरेंज देमसेल्फ एट द इक्वेटर ऑफ द प्लेट। ये कोशिका के मध्य में या केंद्र के मध्य में अपने को अरेंज कर लेते हैं। सेकेंडली, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर, यानी इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर, ये पूरी गायब हो जाएगी, राइट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर हो जाएगी। क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ एट द इक्वेटर। क्रोमोसोम arrange themselves at equator of न्यूक्लियस। तो अपने को बीच में अरेंज कर देंगे, देन इसमें अपने को अरेंज कर देंगे। देन इसके बाद आप देखें जो आपका सेंट्रियोल था वो नेक्स्ट पोल पे पहुंच जाएगा। अब देखो दोनों अलग अलग पोल पे पहुंच गए हैं आपके। तो सेंट्रियोल्स जो है ये ऑपोजिट पोल्स के ऊपर आपके मिलेंगे, राइट। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें अलग अलग पोल्स पे पहुंच गए। सेकेंडली, अब देखो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स इन्होंने अपने को होल्ड कर लिया है। और ये सेंट्रोसोम यानी कि जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर पोर्शन होता है, एक सेंट्रोमियर को बीच में से टाइट करें, नीचे से भी एंड ऊपर से भी, यानी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं दे होल्ड द क्रोमोसोम फ्रॉम सेंट्रोमियर। वो सेंट्रोमियर से अपने को होल्ड करेंगे, यानी कि एक क्रोमेटिड्स को यानी क्रोमोसोम के एक पार्ट को ऊपर की ओर होल्ड करेगा और एक नीचे की ओर करेगा। तो इस तरह से जो क्रोमोसोम है वो सेंटर में आ जाएंगे, बिल्कुल सेंटर में अपने को अरेंज कर लेंगे। सो दिस इज अ थिंग जो कि आपको माइंड में रखनी है। अब यहां तक ये मेटाफेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इन्होंने अपने को अरेंज कर लिया। थर्ड जो आएगी वो है एनाफेज, यानी कि पश्च मध्यावस्था जिसको हम कह सकते हैं। अब अगर इस अवस्था के रूप में देखें, अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं दे गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड। स्पिंडल फाइबर जो है ये संकुचित होने शुरू हो जाएंगे, और संकुचित होने के साथ जो क्रोमोसोम आपस में अटैच थे उसका एक पार्ट ऊपर के स्पिंडल फाइबर खींचेगा और दूसरे पार्ट को नीचे से दूसरा स्पिंडल फाइबर जो दूसरे पोल वाला अपनी ओर खींचेगा। तो अब इस टाइप से जो क्रोमोसोम जो था वो सेंट्रोमियर से अटैच था, तो बोथ द आर्म्स गेट्स अनवाइंडेड। तो यानी कि दोनों जो बाजू इनके खुल जाएंगे, और खुलने के साथ अब एक इसकी जो आर्म है वो ऊपर की ओर चली जाएगी, आप देखिए ऊपर की ओर चलेगी, और दूसरी आर्म जो है इसकी नीचे की ओर आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये डॉटर जो क्रोमोसोम्स हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, या हम क्रोमेटिड्स के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए अब ये टू क्रोमेटिड्स हैं, टू क्रोमेटिड्स स्टार्ट मूविंग एट ऑपोजिट पोल। तो सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस जो समझनी है, यानी जो क्रोमेटिड्स के जो बाजू थे, क्रोमेटिड आर्म से, वो अपने अलग अलग पोल्स की ओर मूव करना शुरू करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा क्या है कि यहां पर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं दे गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड। स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्टेड, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि तंतु में संकुचन होगा,
तंतु में संकुचन होना शुरू हो जाएगा और संकुचन होने के साथ ये अलग अलग अपने अपने पोल की ओर मूव करना शुरू करेंगे। तो यहां पर आपको एक चीज समझनी थी। इसके साथ ये जो आप देख रहे हैं डीप नॉच, यानी कि नोच से बनने लग जाएगी। देखिए आप जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में नोच बनेगा, सेल मेम्ब्रेन भी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगी। तो कोशिका झिल्ली में भी थोड़ा सा संकुचन आएगा, तो ये एनाफेज के अंदर अवस्था में शुरू हो जाएगा, एनाफेज में ये शुरू हो जाएगा, राइट। तो यहां पर आपको ये चीजों को हाँ ठीक है। तो इस तरह से ओके, तो एक मिनट ये दोबारा समझ लीजिए, इसको दोबारा समझिए। मैंने ये बोला कि जब ये एनाफेज की फॉर्म आती है, एनाफेज की फॉर्म आती है, तो इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स जो है, ये क्रोमोसोम्स जो है ये अपने को अलग अलग पोल पे चले जाएंगे। तो आप देखिए क्रोमेटिड आधा ऊपर चला गया और आधा नीचे चला गया, ठीक है। तो नीचे चला जाएगा और उसके बाद क्रोमेटिड बाजू अपने खुल गए और खुलने के साथ ये फिर से प्रोसेस आरंभ हो गया, यानी कि आप देखो ये शुरू हो गया प्रोसेस। तो एनाफेज में टोटली यहां तक होता है, एक डीप नोच बन जाएगा और फाइनली टीलोफेज आएगा। टीलोफेज यानी कि इसको अंतिम अवस्था ये प्रोसेस की, राइट। टीलोफेज के अंदर ये अंतिम अवस्था है। इसमें ये जो डीप नोच है ये और डीप हो जाएगा, राइट। आप देखिए यहां पे काफी ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये काफी डीप हो गया नोच इसका। और सेकेंडली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये दोबारा से बन जाएगा, रीअपियर होगा। देख रहे हैं आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि अपने अपने पोल पे क्रोमेटिड्स पहुंच गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर होगा और रीअपियर होने के साथ आप देखें जो क्रोमेटिड्स हैं दे आल्सो मूव टू देयर ऑपोजिट पोल, अपने पोल पे क्रोमेटिड्स भी पहुंच गए हैं, क्रोमोसोम एट देयर रिस्पेक्टिव पोल, अपने पोल पर पहुंच गए हैं, ठीक है। अपने पोल पर ये पहुंच गए हैं और यहां पहुंचने के बाद अब क्या होगा, अब आप देखें ये क्रोमेटिड में मेम्ब्रेन बनेगी और उसके साथ अब ये जो नोच है ये और गहरा होगा और गहरा होने के साथ ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, यानी जो एक सेल थी ये दो पार्ट्स में बढ़ जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, जिसको हम कोशिका द्रव्य या कोशिका द्रव्य विभाजन के नाम से भी जानते हैं। नाउ ऑल द सेल ऑर्गेनेलिस वो भी साथ ही डिवाइड हो जाएंगे। तो दैट मीन्स जैसे टीलोफेज खत्म होगा, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस आ जाएगा और साइटोकाइनेसिस के साथ ये सभी ऑल सेलुलर ऑर्गेनेल्स, ऑल सेलुलर ऑर्गेनेलिस भी डिवाइड हो जाएंगे। आपने देखा कि अब इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनेलिस आते हैं और भी छोटे छोटे ऑर्गेनेलिस आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसमें आपके ऑर्गेनेलिस की बात करें, माइटोकॉन्ड्रियास हैं या आपका जो राइबोसोम्स हैं या आपके वैक्यूल्स हैं, ऑल द मटेरियल्स दे आल्सो डुप्लीकेटेड होगा और ये डबल हो जाएगा और डबल होने के बाद सभी दोनों सेल्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ या इक्वल पार्ट्स ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिस मूव कर जाएंगे और इस टाइप से ये पूरे कोशिका हमारी दो हिस्सों में बढ़ गई। एंड दिस इज नोन एज अ साइटोकाइनेसिस। और ये जो प्रोसेस है दिस इज अ कंटिन्यू टेक्स प्लेस इन द बॉडी पार्ट्स, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में होता है। और आपने देखा है हमारे बॉडी पार्ट में चाहे वो नेल्स की ग्रोथ हो, चाहे वो हेयर्स का ग्रोथ हो, चाहे हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स के अंदर इवन जो बोन्स का डेवलपमेंट होता है या हमारे बॉडी पार्ट में, आपने बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारी जो कैंसरस सेल्स होती हैं, कैंसरस सेल्स का मतलब कि जिसके अंदर कैंसर होता क्या, कैंसर का मतलब है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द एनी सेल। तो किसी सेल्स के अंदर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या अनमैनर्ड ग्रोथ है, ठीक है, नॉट फॉर एनी मतलब किसी स्टेटस के लिए नहीं हो रहा, अपने आप हो रहा है, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी एक्सटर्नल मैटर बट अपने आप हो रहा है। तो अगर ऐसी ग्रोथ शरीर के किसी भी अंग में या किन्हीं कोशिकाओं के अंदर होने शुरू हो जाती है तो वो सेल हमारी कैंसर सेल्स बन जाती है।
तो कैंसर के सेल चाहे किसी, अब देखा जैसे ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर के अंदर डब्ल्यूबीसी का जो सेल है वो लगातार अनकंट्रोल फॉर्म में ग्रोथ करेगा, लेकिन वो सेल डिवीजन कौन सा है, वो है माइटोसिस। सो अगर माइटोसिस अनकंट्रोल हो जाता है तो ये कैंसर का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए याद रखें कि जो भी पार्ट हमारे, जो भी सेल डिवीजन है, शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये अनकंट्रोल कभी हो जाए तो ये तो भी नुकसानदायक है, ठीक है, और अगर ना हो तो भी नुकसानदायक है। तो इसलिए सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी में, लगातार होने वाली प्रोसेस है ये। और इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड जिसको हमने मियोसिस के नाम से जानेंगे। अब एक बार हम मियोसिस प्रोसेस को भी समझेंगे। और मियोसिस जो प्रोसेस होता है एक बार उसको देखते हैं, ठीक है। तो मियोसिस को देखें, अब हम बात करते हैं मियोसिस के बारे में। Now we are going to start with the meiosis. Meiosis जिसको अर्धसूत्री विभाजन का नाम दिया जाता है, ठीक है। सो अर्धसूत्री विभाजन या meiosis को अगर देखें तो what is this? Meiosis, I told you कि meiosis is a basic process, right? Precisely is a kind of the cell division which takes place only and only in the sex organ. यानी कि it is a cell division which takes place only in सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि जो जनन अंगों में होने वाली ये एक क्रिया है। और जनन अंगों की अगर बात करें, लाइक अगर हम देखें मेल में एंड फीमेल में, मेल में जो है टेस्टिस है, दिस इज वृषण, एंड फीमेल में ओवरी विच इज अंडाशय, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस मेल फीमेल में चलती है। और इनमें जो रिजल्ट ऑफ मेल के अंदर जो बनेगा वो क्या बनेंगे, स्पर्म सेल यानी शुक्राणु कोशिका, ठीक है, दैट इज 4 शुक्राणु सेल्स। और फीमेल के अंदर ओवम, अंडाणु। अब आप देखें जो स्पर्म सेल्स है, अगेन दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, दीज आर हैप्लॉइड सेल्स हैं, एक गुणी कोशिका। और अगेन अंडाणु भी हैप्लॉइड होंगे यानी एक गुणी। और इसके बारे में हमने आपको डिस्कस भी किया था, क्योंकि जो मियोसिस होता है इट इज रिडक्शनल इन डिवीजन। meiosis, it is reductional division, it is reductional division या अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, ये अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके जो पेरेंट सेल्स में होते हैं उनके आधे नंबर जो मिलेंगे आपको डॉटर सेल में मिलेंगे, राइट। उदाहरण के लिए अगर आप देखें कि यहां पर अगर जो हमारे जो सेक्स ऑर्गन है लाइक टेस्टिस या ओवरी, कुछ भी हम बात करें, इनके अंदर टेस्टिस या ओवरी की अगर बात करें तो इसके अंदर आपके जो पेरेंट सेल्स होते हैं इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, डिप्लॉयड क्रोमोसोम यानी कि 2n और 46, ठीक है। अब जब इसमें सेल डिवीजन यानी मियोसिस शुरू होगा तो मियोसिस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। फर्स्ट इज मियोसिस 1, मियोसिस फर्स्ट। जो मियोसिस फर्स्ट होगा इट इज ऑलवेज रिडक्शनल होगा, ये अर्धसूत्री है,
ये अर्धसूत्री है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस जो 2n सेल थी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द 1n एंड 1n, यानी अब ये जो 46 थे, 46 का 23 क्रोमोसोम इधर आ गए और 23 ही इधर आ गए। सो दीज आर द 2 डॉटर सेल्स। सो 1 पेरेंट सेल जो है, पेरेंट सेल यानी कि पैतृक कोशिका जो है उसमें अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 है, ठीक है, और ऑफकोर्स सेक्स ऑर्गन के जो गुणसूत्र हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर उन अंगों के अंदर गुणसूत्र संख्या 46 है, लेकिन जब इनमें कोशिका विभाजन यानी मियोसिस होगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ, वो आधे रह जाएंगे, यानी पेरेंट सेल से कम रह जाएंगे, आधे रह जाएंगे। अब पेरेंट सेल्स का आधा यानी 46 का आधा कितना हो गया, 23। तो 2 को सेल्स बनी, क्योंकि एट द रिजल्ट ऑफ 1 कंप्लीट डिवीजन के बाद 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। अब 2 डॉटर सेल बनी है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, आधे, यानी कि 23। ओके, अब होगा क्या, अब इसके बाद अब शुरू होगा मियोसिस 2। अब इसके बाद ये दोनों सेल्स जो है ये अंडरगोज इन मियोसिस 2 पार्ट, एंड मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस। डू रिमेंबर, ये माइटोसिस जैसा है। माइटोसिस जैसा का मतलब समसूत्री, और आपको मालूम है समसूत्री का मतलब द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम टू द पेरेंट सेल, यानी जितने पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें मिलेंगे, डॉटर सेल्स में। तो अब आप देखें, यदि ये पेरेंट सेल हो गया, यानी ये तो पेरेंट सेल था, पेरेंट के ये क्या बना, डॉटर सेल्स। अब यही डॉटर सेल्स कल को जब डिवाइड होंगे तो अगेन दे बिकम्स क्या बनेंगे, ये पेरेंट सेल्स बन जाएंगे। तो ये जो संतति कोशिका है ये बाद में फिर क्या बनेंगे, यही बाद में क्या बन गए, पेरेंट सेल। नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए दे बिहेव्स लाइक अ पेरेंट सेल। अब यही पेरेंट सेल जो दोबारा से डिवाइड होंगे, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 2, तो इट दे अगेन मेक्स 1n यानी 23 क्रोमोसोम, और अगेन 1n यानी 23 क्रोमोसोम। सिमिलरली ये भी सेम ऐसे डिवाइड होगा, यानी 23 और 23, यानी 1n एंड 1n। नाउ यू सी कि हमारे पास एज अ कंप्लीट मियोटिक डिवीजन के बाद 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, और ये 4 डॉटर सेल्स जो बने हैं, चारों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे कितने हैं, आधे, ठीक है, यानी अगर ये 46 थे, 46 का आधा कितना हो गया, 23, और यानी कि एट द एंड ऑफ द कंप्लीट मियोटिक डिवीजन 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि कंप्लीट मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात हाउ मेनी नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, तो आंसर गोज टू द 4 डॉटर सेल्स बनेगी। तो यानी कि मेल के अंदर 4 शुक्राणु बनते हैं एक कंप्लीट विभाजन होने के बाद, राइट। सिमिलरली फीमेल्स के अंदर भी 4 बनेंगे सेल्स, लेकिन 4 में से एक जो है वो डेवलप होगी ओवम के अंदर, ठीक है, रेस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स में वो पोलर बॉडीज के अंदर धीरे खत्म हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि 4 सेल्स बनना अनिवार्य है, मेल या फीमेल दोनों से अगर हम बात करें तो दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यू शुड कीप इन योर माइंड। ये एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले अब हम बात करें मियोसिस के अंदर जो हमारे पास मियोसिस 1 या मियोसिस 2 आता है, इसका क्या लाभ या क्या नुकसान है, पहले इसको देखते हैं। तो नाउ वी सी मियोसिस मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन में सबसे पहले आप देखें, अगेन इसके भी 2 पार्ट, 1 इज अ मियोसिस कैरियोकाइनेसिस, जो केंद्रक विभाजन है,
and other is cytokinesis. साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है। जो कैरियोकाइनेसिस है, इन द केस ऑफ मियोसिस इट इज ऑफ टू स्टेप प्रोसेस। वन इज अ मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है। तो अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2 और अर्धसूत्री। ठीक है। मियोसिस 1 जो होगा, इसके अंदर जो पहली अवस्था आती है वो है प्रोफेज 1 की। प्रोफेज 1, जो प्रोफेज 1 है, इट इज कंसिस्ट ऑफ सब स्टेजेस लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड लास्ट वन इज डाइकाइनेसिस। राइट। तो डाइकाइनेसिस ये हो जाएगा। उसके बाद प्रोफेज 1 के बाद नेक्स्ट इज अ मेटाफेज 1। गाइस ध्यान से समझिएगा, मेटाफेज 1, देन एनाफेज 1, देन टेलोफेज 1। ठीक है। टेलोफेज 1 के बाद देन फिर शुरू होगा आपका मियोसिस 2। मियोसिस 2 में फर्स्ट स्टेज इज प्रोफेज 2, then metaphase 2, then anaphase 2 and last one is telophase 2। राइट। नाउ यू सी, ये हमारे पास ये दो अवस्थाओं में हुआ, दो स्टेजेस में हुआ। तो एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्स में आया हुआ है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है। तो माइटोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन अ 1 स्टेप प्रोसेस, जो कि मियोसिस टेक्स प्लेस इन अ 2 स्टेप प्रोसेस। ठीक है। ये भी ध्यान देना, माइटोसिस के अंदर सिर्फ एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन मियोसिस आपको 2 बार में घटित होगा। उसमें पहला जो स्टेप होता है वो है रिडक्शनल, और पहले का सेकंड स्टेप जो होगा वो है इक्वेशनल।